हेलो एवरीवन। सो 71st बीपीएससी के जो करंट अफेयर्स की सीरीज थी उसमें हम पॉलिटी के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ जैन, फेब और मार्च 2025 के करंट अफेयर्स। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम अप्रैल, मई और जून 2025 के करंट अफेयर्स करेंगे। ये 2 वीडियो कर लो, आपका पॉलिटी का 6 महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके अलावा देखिए, अगर अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स का कोई एंड तो है नहीं, बट बेयर मिनिमम सबसे पहले करो अगर आपने अच्छे से नहीं किया है तो। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल अप्रूव किए हैं, बिल पास किए हैं, उसके लिए गवर्नर के ऊपर अब टाइमलाइन हो गया है। तो इस केस में तो 2 चीज़ें ध्यान में रखना, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर, है ना? तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें कि गवर्नर के ऊपर अब टाइमलाइन है। ये जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142। 142 क्या है? 142 का सिंपल मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट है वो कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए स्टेप्स ले सकता है। उसके बाद हुआ क्या कि सरकार ने आर्टिकल 143 यूज़ किया है। 143 क्या है? 143 के थ्रू, आर्टिकल 143 के थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है। मतलब प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात है, ठीक है? तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक? यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो क्या होता है। देखिए, हो सकता है क्योंकि मतलब इश्यू है काफ़ी हाईलाइट हुआ, हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से आपसे करंट का क्वेश्चन ना पूछे बट स्टैटिक क्वेश्चन पूछ ले। पॉकेट वीटो क्या है, एब्सोल्यूट वीटो क्या है, ठीक है? हाँ, और एक बार आर्टिकल 200 और 201 को थोड़ा-सा डिटेल में कवर कर लेना, मतलब जब भी आप पॉलिटी कवर करो, ठीक है? हाँ, ओके। ये तो बात हुई गवर्नर वाली, तमिलनाडु वाली। अब उसके बाद में तमिलनाडु सरकार एक और इश्यू के कारण न्यूज़ में थी। एक्चुअली तमिलनाडु गवर्नमेंट कई इश्यूज़ के कारण न्यूज़ में थी, मैं सारे एक साथ बता देता हूँ। तमिलनाडु सरकार ने, ये अगस्त की न्यूज़ है, ट्रांसजेंडर्स के लिए जो प्रॉपर्टी सक्सेशन है एक्ट है, उसको अमेंड करने की बात की है। देखिए, प्रॉपर्टी सक्सेशन मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स के बाद प्रॉपर्टी किसको जाएगी? तो उसमें मेल और फीमेल की बात है, टेक्निकली थर्ड जेंडर की बात नहीं है। तो इसी इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैन और वुमेन की बात है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि हम इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करेंगे। ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर है, वो नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया था, और उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स है 2019 का, सरकार ने कानून भी पास किया था। हाँ, अब ऑटोनॉमी के लिए, यानी कि स्टेट्स हैं वो अपनी ऑटोनॉमी के लिए डिमांड कर रहे हैं, और तमिलनाडु सरकार ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर्स अपनी तरफ कर रही है रादर देन गिविंग दोज पावर्स टू स्टेट्स। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी है, ठीक है? इससे पहले भी ऐसे अटेम्प्ट हुए हैं, जैसे राजमन्नार कमेटी है, ये पहले सेटअप की गई थी, ये भी तमिलनाडु से रिलेटेड ही है। अगेन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, या फिर जो इसके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अनंतपुर साहिब रिजोल्यूशन है, ये पंजाब से रिलेटेड है, ये भी सेम ही मैटर, फेडरलिज्म के मैटर पर थी। और वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, अगेन इन तीनों का मेन डिमांड यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रलाइजेशन नहीं करना चाहिए, पावर से ज़्यादा स्टेट्स को देनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है 5 इयर्स ऑफ स्वामित्व स्कीम। अब देखिए, स्वामित्व स्कीम में सिर्फ 2 चीज़ याद रखो, एक तो होगा सर्वे, किसकी मदद से सर्वे होगा? ड्रोन्स की मदद से होगा। पंचायती राज मिनिस्ट्री का ये स्कीम है। रिसेंटली क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि इसने कर लिए हैं अपने पूरे 5 साल, ठीक है? साल 2000 में ये अनाउंस की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक? हाँ, ड्रोन मैपिंग वो सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए, ये पहले इसका मुद्दा समझते हैं। डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात हो गई। लेकिन कितने टाइम में उसको इलेक्ट करना है, टाइमलाइन नहीं दी हुई। इसलिए हो क्या रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव हुआ ही नहीं है, और इसीलिए पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर है, ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर है, वो खाली पड़ा है। तो इसके कंटेक्स्ट में बहुत बार आर्टिकल, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आए। आपको सिर्फ ये समझना, एग्जामिनर कहाँ पे फंसा सकता है कि 2 चीज़ें। पहला तो एग्जामिनर यहाँ पे फंसा सकता है कि टाइमलाइन मेंशन है कि कितने टाइम में इलेक्शन होना चाहिए।
ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पोस्ट खाली नहीं होती, सीधी-सी बात लॉजिकली अगर आप सोच के देखेंगे। अब ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर की अगर हम बात करें तो 1921 में ये इमर्ज हुआ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब सच्चिदानंद सिन्हा हैं वो फर्स्ट थे जिन्होंने ये ऑफिस हेल्ड किया था इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और एम.ए. अयंगर हैं वो फर्स्ट इलेक्टेड डेप्यूटी स्पीकर बने थे पोस्ट इंडिपेंडेंस। ट्रेडिशनली अगेन ये कन्वेंशन है, कहीं पे लिखा नहीं है, ट्रेडिशनली इट इज गिवन टू अपोजिशन। तो एग्जामिनर बोल सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज गिवन टू द अपोजिशन पार्टी, है ना, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो वो है। अब इसमें सजेशन ये मेंस वाली बात हो जाएगी, प्रीलिम्स में ऐसे नहीं पूछेगा। बस प्रीलिम्स में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये कन्वेंशन है कि अपोजिशन पार्टी के मेंबर को मतलब इसमें ये पोस्ट दी जाती है, रिटर्न नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पे हम फँसेंगे नहीं। नेक्स्ट एंटी डिफेक्शन लॉ, ये बार-बार न्यूज़ में आता रहता है। तो देखिए एक तो एडीएल की अगर मैं बात करूँ एंटी डिफेक्शन लॉ की, 52nd अमेंडमेंट है, 1985 में आया था। अगर कोई डिफेक्ट करता है तो उसके ऊपर लगाया जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा, और दूसरे हाउस में सीधी-सी बात है चेयरपर्सन के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा। यहाँ पे 2 चीज़ें बात देखेंगे, पावर है, स्पीकर की मेंशन्ड है कि भाई वो डिसीजन लेंगे, और अदरवाइज बाकी के डिस्क्वालिफिकेशन में प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू ये है कि टाइमलाइन कोई मेंशन नहीं है कि कितने टाइम में डिसीजन लेना है। तो सीधी सी बात ये है कि होता क्या है, स्पीकर है वो डिसाइड ही नहीं करते। जैसे 1 अगस्त की ही मैं बात करूँ, 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 को इसी आर्टिकल में इसी दिन के द हिंदू आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के स्पीकर को स्कोल्ड किया है कि भाई आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो। तो इसमें टाइमलाइन इसमें भी मेंशन नहीं है। जो डेप्यूटी स्पीकर वाला प्रॉब्लम था कि टाइमलाइन मेंशन नहीं है, वो यहाँ पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अंडर में जो डिसीजन लिए गए हैं दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और ये किहोटो हुल्लान केस का जजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। एडवांसमेंट का मतलब है कि एसडीजी में हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, ये पंचायत लेवल पर हम देख रहे हैं। एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 2015 से 2030 के बीच में इसको अचीव करना है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, टोटल 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। रिसेंटली एसडीजी ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स रिलीज की थी, ग्लोबल इंडेक्स, और उसमें पहली बार इंडिया है वो टॉप 100 में आया था। हमारा रैंकिंग था 99th। ठीक है, हाँ, ये जो रिपोर्ट है ये 9 थीम्स को कवर करती है। कौन कौन से 9 थीम्स हैं? पॉवर्टी फ्री पंचायत है, हेल्दी पंचायत है, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत है, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पंचायत, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस एंड वुमेन फ्रेंडली पंचायत। ये 9 थीम्स हैं। अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात देखें तो इसमें ये 4 कैटेगरी हैं, अचीवर, परफॉर्मर, एस्पायरेंट और फ्रंट रनर। अचीवर का मतलब है जिसने 100% टारगेट अचीव कर लिया है। किसी भी स्टेट ने अभी तक ये अचीव नहीं किया है। एग्जामिनर फंसा सकता है कि इसमें 3 स्टेट है, 2 स्टेट है, अभी तक किसी ने नहीं किया है। दूसरा, एस्पायरेंट कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्टेट है। ठीक है, और अगर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, अचीवर किसको बोलेंगे? जिसका स्कोर 90 से ज़्यादा हो। फ्रंट रनर किसको बोलेंगे? 75 से 90 वाले को। गुजरात इसमें टॉप पोजीशन पे है। ठीक है, हाँ, अब फिर परफॉर्मर और फिर एस्पायरेंट और फिर बिगिनर। ठीक, हाँ, अगर हम बिहार की परफॉर्मेंस की बात करें तो बिहार का जो स्कोर है ये 9 में अलग-अलग इंडिकेटर में बिहार का स्कोर दिया हुआ है। टोटल हमारा जो स्कोर है 385 है आउट ऑफ 508। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हुँ। अच्छा, इसके कॉन्टेक्स्ट में एसडीजी के कॉन्टेक्स्ट में 3 टर्म्स हैं। ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क और लोकल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। कहने का मतलब है, ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क का मतलब कितने गोल्स को हम ट्रैक करते हैं? 17 गोल्स को ट्रैक करते हैं थ्रू 169 टारगेट और 231 इंडिकेटर है। ये नहीं पूछेगा आपसे 231 है या नहीं है, बस इतना ध्यान में रख लेना। जीआईएफ, एनआईएफ और एलआईएफ है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? दे आर रिलेटेड टू एसडीजी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना, एसडीजी हैं, दे आर सक्सेसर ऑफ एमडीजी। एमडीजी क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो इसका ड्यूरेशन क्या था? 2000 से 2015। एमडीजी का ड्यूरेशन, सॉरी, एसडीजी का ड्यूरेशन क्या है? 2015 से 2030।
इंडिया में एसडीजी के लिए जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? इंडिया में अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, और ये एक रिपोर्ट रिलीज करती है जिसका नाम है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। और ये इंडेक्स हम कई बार बात भी कर चुके हैं। इसमें टॉप पोजीशन पे कौन है? केरल और उत्तराखंड। बॉटम पोजीशन पे कौन है? बॉटम पे है बिहार। ठीक। हाँ, ये जब हम रिपोर्ट करेंगे फिर वापस कर लेंगे, डोंट वरी। इतनी बार करेंगे कि आपको याद हो जाएगा गलती से। नेक्स्ट है कास्ट। देखो, यूजुअली होता क्या है, कास्ट डेटा नहीं कलेक्ट किया जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमने लास्ट बार कास्ट डेटा 1931 में कलेक्ट किया था, और उस टाइम पर लगभग हमारे पास हमारे देश में 4500 के करीब कास्ट थी। ठीक है। फिर 41 में कलेक्ट किया लेकिन रिलीज नहीं किया। 31 में कलेक्ट किया, रिलीज किया। 41 में कलेक्ट तो किया बट रिलीज नहीं किया। और 1951 के बाद से SC ST डेटा कलेक्ट किया है बट बाकी कास्ट का डेटा कलेक्ट नहीं किया। तो इस बार जो सेंसस है उसके लिए सरकार ने दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना सेंसस के केस में। एक तो कास्ट डेटा कलेक्ट होगा, दूसरा ये वाला सेंसस डिजिटल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम डेटा है वो डिजिटल डिवाइसेस की मदद से कलेक्ट करेंगे और प्रोसेस करेंगे। मतलब एक काइंड ऑफ टैबलेट दे दिया है, वहाँ पे डेटा फीड होगा। ठीक है। सेंसस की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये 1881 में शुरू किया गया था। ठीक है, जिसमें कास्ट डेटा था। ओके। ठीक। 1931 के सेंसस के हिसाब से लगभग 4147 कास्ट थी और सब कास्ट थी। 41 वाले में हुआ बट रिलीज नहीं हुआ 51 के बाद से, यानी कि 47 के बाद से उसमें SC और ST डेटा कलेक्ट किया गया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझेंगे यहाँ पे। सरकार ने अनाउंस किया है कि जो नेक्स्ट सेंसस है उसमें कास्ट का डेटा कलेक्ट होगा। ये डेट्स एक बार ध्यान में रख लेना, रेस्ट ऑफ इंडिया में कब से होगा, लद्दाख में कब से होगा। ठीक है। हाँ, इसके अलावा कुछ स्टेट ने अपना खुद का कास्ट सर्वे भी कंडक्ट करवाया। देखिए एक चीज़ समझिए, कास्ट सर्वे स्टेट गवर्नमेंट करवा सकते हैं, सेंसस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में है। अब तेलंगाना ने करवाया, कर्नाटका ने करवाया, बिहार ने करवाया। इनफैक्ट कर्नाटका है वो फिर वापस से सेकंड सर्वे करवा रहा है क्योंकि फर्स्ट वाले सर्वे में कुछ कम्युनिटीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। बिहार कास्ट सर्वे की बात करें तो रफली 34% फैमिलीज़ हैं वो BPL हैं। ठीक है, और BPL के लिए लाइन क्या है? 6,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाली पॉपुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और छोटा सा पॉवर्टी से रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट और देख लेना जो रिसेंटली हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने जो पॉवर्टी लाइन है उसको अपडेट किया है, और अब जिसके पास $3 पर डे नहीं है उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? उसको कंसिडर किया जाएगा पुअर। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। हालांकि हम इकोनॉमी जब रिवाइज करेंगे उसमें फिर वापस कर लेंगे। ठीक है। सेंसस की बात करें तो सेंसस है वो यूनियन लिस्ट में है, और एंट्री 69 ऑफ यूनियन लिस्ट अंडर आर्टिकल 246। हाँ, और उसके अलावा जो सेंसस है वो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के थ्रू होता है जो कि है अंडर MHA, ये ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक। बाकी सब चीज़ें हम बात कर चुके। एक एक और चीज़ ध्यान में रख लेना, SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 में कलेक्ट किया गया था। इसमें देखो, इसमें और सेंसस में अंतर क्या है? हालाँकि पॉसिबिलिटी बहुत कम है इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, बट एक स्टेटमेंट में आपको फँसा सकता है। देखिए, SECC में लोगों को पूछा गया कि आपकी कास्ट क्या है, मतलब एक लिस्ट नहीं बनाई गई, लोगों को पूछा गया। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये है कि एक ही कास्ट को अलग-अलग एरिया में अलग-अलग नाम से जानते हैं, तो हमारे पास लाखों में कास्ट का डेटा पहुँच गया है। तो इसीलिए सबसे बड़ा फंडामेंटल इश्यू SECC के साथ क्या था? डेटा कलेक्ट किया बट इसने कास्ट का पिक्चर क्लियर नहीं किया। ठीक है? हाँ। और बाकी सब चीज़ें कॉमन है। हाँ, एक यहाँ पे सब कैटेगराइज़ेशन की भी बात मैं कर ही लेता हूँ। तेलंगाना ने SC में सब कैटेगराइज़ेशन की बात की है। SC मतलब शेड्यूल्ड कास्ट में सब कैटेगराइज़ेशन की बात की है। इसका मतलब क्या है? सब कैटेगराइज़ेशन का मतलब ये है कि विदिन SC जो रिज़र्वेशन मिलता है, देखो SC में सब बराबर तो बैकवर्ड नहीं है, सब शेड्यूल्ड कास्ट तो इक्वली बैकवर्ड नहीं है। तो जो तेलंगाना सरकार है वो बोल रही है कि हम एक सर्वे कंडक्ट करवाएँगे, उस सर्वे बैकवर्डनेस इंडेक्स या बैकवर्डनेस सर्वे कंडक्ट करवाएँगे। उसमें जो ज़्यादा बैकवर्ड होगा उसको ज़्यादा रिज़र्वेशन बेनिफिट मिलेंगे, जो कम बैकवर्ड है उसको कम बेनिफिट मिलेंगे। अभी क्या हो रहा है, जो SC में जो अच्छी पोज़ीशन पे हैं, वही लोगों को बार-बार रिज़र्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। क्रीमी लेयर। अच्छा बताओ, ये किस किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट? थोड़ा-सा आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए।
एग्ज़ाम आपको देना है, मेरे को नहीं देना है ना? ओके, हाँ, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो पूछा जा सके आपसे। नेक्स्ट है कोर्ट्स पावर टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अंडरस्टैंड इश्यू क्या है। देखिए, हमारा कोर्ट या हमारा जुडिशियल सिस्टम है दैट इज़ ओवरबर्डन्ड। इसके लिए हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन की बात करते हैं। अल्टरनेट मतलब कोर्ट के अलावा भी डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन मतलब लड़ाई झगड़े सुलझाने का मुद्दा होना चाहिए, इन ए वेरी सिंपल सेंस। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन, ये तीनों आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी हैं। रिसेंटली इस पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये नई दिल्ली में हुई थी, ये भी ध्यान में रखना, ठीक? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि ये जो अवार्ड मिलेगा, अवार्ड मतलब जजमेंट आएगा थ्रू आर्बिट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट इसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करेगा, मतलब ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। देखो, समझो इस चीज़ को कैसे, क्यों ये चीज़ है। अगर एडीआर के थ्रू कोई भी जजमेंट आया, एडीआर क्या है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन। मान लेते हैं आर्बिट्रेशन के थ्रू जजमेंट आया। अगर उस जजमेंट को फिर वापस में कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो कोर्ट तो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है ही, फिर बात तो घूम फिर के वहीं पे आ गई। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम इसमें अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करेंगे अंटिल अनलेस उसमें कुछ ग्रेव इनजस्टिस हो रहा हो, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है? हाँ, तीनों के अंदर अंतर ज़रूर समझ लेना, आर्बिट्रेशन क्या है, मीडिएशन क्या है, कॉन्सिलिएशन क्या है। ये बेसिक आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। ठीक है? ओके, नेक्स्ट है रोहिंग्या। देखो, रोहिंग्या हैं वो मुस्लिम्स हैं और वो म्यांमार में बेसिकली म्यांमार के राखिन प्रोविंस में रहते हैं। रहते थे भी और रहते हैं भी। अब हो क्या रहा है, म्यांमार है एक बुद्धिस्ट कंट्री है, तो इन रोहिंग्याज़ को वहाँ से निकाल दिया गया है, मतलब इनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने वो जगह छोड़ के और धीरे-धीरे ये बांग्लादेश में एंटर होने लगे और वहाँ से इंडिया में एंटर होने लगे। अब इंडिया इनको जगह देने के लिए कोई लीगली बाउंड नहीं है। क्यों बाउंड नहीं है? बस इतना ध्यान में रखो कि इंडिया ने जो कन्वेंशन है, रिफ्यूजी कन्वेंशन है, उसको साइन नहीं किया है, ना ही उसके प्रोटोकॉल को साइन किया है। एग्ज़ामिनर 2 जगह से फँसा सकता है, एक तो रोहिंग्या रखाइन जो प्रोविंस है ना? वो वाला कहाँ से है? दूसरा कि इंडिया सिग्नेटरी है, इंडिया इज़ बाउंड बाय लीगल ऑब्लिगेशंस टू प्रोवाइड शेल्टर टू दीज़ पीपल, नहीं है ऐसा कुछ, हम अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ म्यांमार की ही बात करें तो आज के ही देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि करंट अफेयर्स है वो कोई मतलब एक एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। कंटिन्यूअसली आप पढ़ेंगे तो चीज़ें कनेक्ट होने लगेगी। म्यांमार में आज मिलिट्री ने अनाउंस किया है कि वो इलेक्शन करवाएँगे। इससे पहले म्यांमार है वो मिलिट्री के अंडर में था और उन्होंने ऑंग सान सू की गवर्नमेंट है उसको निकाल के फिर मिलिट्री ने कब्जा कर लिया था। इसकी पॉलिटिकल पार्टी है एनएलडी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये ध्यान में रखना। ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे पड़ोसी देश की है, अवामी लीग, है ना? ये किस किस पर्टिकुलर कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी है, जो रिसेंटली न्यूज़ में भी काफ़ी थी, है ना? पढ़ना इसके बारे में। नेक्स्ट है सिक्किम के स्टेटहुड के बारे में, तो सिक्किम 50वां मतलब सिक्किम जब इंडिया का पार्ट बना उसको 50 साल हुए हैं। 1975 में 36th अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम है 22वां फुल फ्लेज्ड स्टेट बना था। इससे पहले पिछले वाली साल मतलब 1974 में पहले 35th अमेंडमेंट से ये एसोसिएट स्टेट बना। पहले एसोसिएट स्टेट बना, बाद में नेक्स्ट अमेंडमेंट से नेक्स्ट ईयर फुल फ्लेज्ड स्टेट बना और इसको स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए गए अंडर 371 एफ। ठीक है? नेक्स्ट है जून के। अब जून के लिए मैं एक पूरा वीडियो भी डाल चुका हूँ जिसमें सब सब्जेक्ट के ऑल सब्जेक्ट करंट अफेयर्स, ये लगभग 1 से डेढ़ घंटे का वीडियो है, देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे को जल्दी कवर करना है और मतलब अननेसेसरी सरदर्दी लेके नहीं कवर करना है, तो ये पूरा विज़न का जो मंथली कंपाइलेशन है उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाया है। लगभग डेढ़ घंटा लगेगा, लेकिन आपका एक चीज़ है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज़ कवर हो जाएँगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप रैंडम फैक्ट पढ़ना चाहो, कहाँ कितनी एम्बुलेंस आई है, वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबका अपना चॉइस है ना? ओके, इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए हैं। यहाँ से इमरजेंसी के बारे में 4-5 चीज़ें ध्यान में रखना। टोटल रिवॉल्यूशन क्या था? कहाँ से शुरू हुआ? जयप्रकाश नारायण का रोल क्या था? इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगाई गई थी? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको यूज़ किया था? ये सारी चीज़ें। कब लगाई गई थी? उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्रेज़िडेंट कौन थे? कब रिमूव की गई थी? उसके बाद में नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? है ना? वो सारी चीज़ें देख लेना एक बार। पहले भी कवर कर चुके हैं हम। तो जयप्रकाश नारायण थे, उनका एक सिग्निफिकेंट रोल था। टोटल रिवॉल्यूशन की बात की गई थी। ठीक?
उसके बाद इमरजेंसी के दौरान जो भी पावर का मिसयूज़ हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए शाह कमीशन बनाया था। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी राइट, कुछ नहीं है। आपकी मर्ज़ी के बिना आपका वॉइस, आपका फेस, आपका जो भी चीज़ें हैं वो नहीं यूज़ की जा सकती हैं। एआई की वजह से होता क्या है कि कोई भी आपका वॉइस रेप्लिकेट करके कुछ भी बेच सकता है। ठीक है? तो इसके लिए रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी। अब समझो हमारे देश में ये कानून मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि आपका वॉइस है वो आपकी मर्ज़ी के बिना यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन रिसेंटली एक कंट्री है डेनमार्क, उन्होंने इसके बारे में बात की है कि वो एक ऐसा कानून लाने वाले हैं जिससे कि एआई की मदद से अगर कोई आपका वॉइस रेप्लिकेट करता है तो सीधी-सी बात है उस पे एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे एक एक और टर्म समझ लो, डीप फेक। डीप फेक का मतलब क्या है? ऐसा फेक जनरेट करना जिससे लगे कि जेन्युइन है। मतलब इमेजिन करो, देखो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ही पेरेंट्स रूम में एंटर होने वाले होते हैं, आप ऐसा पढ़ाई करने का एक्टिंग करते हो कि जैसे सच में पढ़ रहे हो। उसी तरीके से डीप फेक का मतलब क्या है कि वीडियो ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन है, बट वो बनाई गई है, फेक है, बट इस हद तक फेक है कि पता नहीं चल पा रहा है कि सच है कि फेक है। ठीक है? हाँ, ये 3-4 चीज़ें समझ लेना। अच्छा, एक इसमें डीप सीक भी है, जो कि चाइना का एआई सर्च इंजन है। मतलब चैट जीपीटी का काउंटर वर्ज़न है, ठीक है? एक डीप स्टेट भी होता है, हालाँकि इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं। डीप स्टेट, डीप स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट विदिन द स्टेट। जैसे हमारे पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान, तो यूजुअली स्टेट के पास आर्मी होती है। स्टेट और उसके पास आर्मी होती है। ऐसा होता है, मतलब सिविलियन कंट्रोल ऑफ आर्मी। पाकिस्तान के बारे में क्या बोला जाता है कि आर्मी के पास स्टेट है, स्टेट विदिन स्टेट। अब ये स्टेट मतलब मैं नेशन स्टेट वाले की बात कर रहा हूँ। तो स्टेट की 4 रिक्वायरमेंट है, एसपीजीटी, सोवरेन पॉपुलेशन गवर्नमेंट टेरिटरी, है ना? बेसिक आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बेसिक चीज़ें पढ़ के जाना। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट का बेसिक मतलब क्या है कि आपको दवाई दी जाएगी ताकि आप सच बोलो, बट अंडरस्टैंड इट, आपकी मर्ज़ी के बिना नार्को टेस्ट है वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। क्यों? क्योंकि 2 राइट्स हैं वो आपके वायलेट हो रहे हैं। एक तो आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल 20, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप खुद को नहीं फँसाओगे कन्विक्शन में, बस। ठीक है? नेक्स्ट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यूपीएससी में इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होता है? नाम से पता चल रहा है हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। तो ये ट्रिपल पी मॉडल का एक कॉन्सेप्ट है। ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब इंडस्ट्री भी और सरकार भी मिलके काम कर रहे हैं। तो इसके जो चेयरपर्सन हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री। और अलग-अलग इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हैं, वो इसमें होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एसोचैम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सीआईआई है, फिक्की है, ठीक है? नेक्स्ट है ये ईसीआई एनईटी ऐप, तो जो बाई इलेक्शंस है उसमें कितना वोटर टर्नआउट हुआ, उसके लिए ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ने ये ऐप अनाउंस की है। ऐसे ही बिहार सरकार ने भी इस बार अनाउंस किया कि अर्बन एरियाज़ में, मतलब बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि अर्बन एरिया में मोबाइल वोटिंग होगी। उस ऐप का नाम क्या है, एक बार बताना ज़रा? हाँ, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है आदि कर्मयोगी, जहाँ पर भी कर्मयोगी आए, वहाँ का मतलब है कैपेसिटी बिल्डिंग। नहीं, ये हम पंचायत वाले में लास्ट वाले पार्ट में भी कवर कर चुके हैं। आदि मतलब आदिवासी से हम बात कर रहे हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो सरकार ने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए ऑफिसर्स को मतलब तैयार करने के लिए, ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ये इनिशिएटिव अनाउंस किया है। इनिशिएटिव का नाम है आदि कर्मयोगी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इनिशिएटिव है, ठीक है? हाँ, अब देखिए ट्राइब्स की अगर मैं बात करूँ, तो 75 पीबीटीज़ हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है? सबसे ज़्यादा ओडिशा में है, ठीक? तो विद दिस आपका जैन 25 से लेकर और जून 25 तक का 6 महीने का पॉलिटी का करंट अफेयर्स पूरा हो गया है। पहले इसको 3-4 बार रिवाइज़ करना, और रिवीजन करने का भी एक तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम स्क्रीन देख के मतलब पढ़ो इसको, ठीक है? पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा? सिविल्स अकेडमी की ऐप पे मिलेगा, और इस ऐप में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएँगे अलग-अलग, और उसके साथ-साथ ये सीए वाला रिवीजन वाला पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, तो पहली बार तो आप इसको वीडियो को देखेंगे, गौर से देखेंगे सिर्फ़ एक बार। उसके बाद में आप क्या करेंगे, सेकंड टाइम आप इसको मतलब प्ले करके, जब भी आप कहीं चल रहे हैं या फिर कुछ भी, मतलब जहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा-सा रिलैक्स हो रहे हैं, उस टाइम पे इसको डबल स्पीड पे चला के देखेंगे। देखेंगे नहीं, सुनेंगे, सिर्फ़ सुनेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओगे, तो 2-3 बार अगर आप सुन लोगे, तो फिर मेरी आवाज़ आपको गूंजेगी वहाँ पे, आई कैन प्रॉमिस यू दैट, है ना?
मतलब वो शक्तिमान वाला फीचर है, लेकिन उसके लिए आपको करके देखना पड़ेगा। क्या? एक बार तो उसको अच्छे से सुनो और देखो, फिर उसके बाद में 2-3 बार इसको सिर्फ 2x की स्पीड पे सुन लेना, ठीक है? एक और चीज़ बता दो, नेक्स्ट जो पार्ट है वो किसका लेके आना है? नेक्स्ट 6 मंथ्स किसका करंट अफेयर्स कवर करना है? कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका कवर कर देंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू। इसके अलावा अगर आपका कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।